वैसे तो देखा जाए कि एक ऐसा नामुराद कालखंड जो याद करने लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? वो शायद इसलिए कि अनिवार्य है इसको याद रखना कि ये परिस्थिति फिर से ना हो, इसे फिर कोई दोहराए ना, और विशेषकर जब दूसरी पीढ़ी सक्रिय हो चुकी हो तो उसे ये परिचित करवाया जाए कि वो जमाना कैसा था जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अब ये 1975 से लेकर के 1977 का ये कालखंड रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि उस समय का कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं था जिसके जीवन को उसने किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में न छुआ हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसका जीवन अछूता रहा। किसी को जेल खाने भेज दिया गया, किसी को लाठी खानी पड़ी, किसी को यातनाएं झेलनी पड़ी, किसी को अंडरग्राउंड रह करके गुजारा करना पड़ा, और किसी किसी की तो नस्बत भी हो गई। और इसी दौरान देश ने और विश्व ने कई नए व्यक्तित्व, नए शख्सियत उभरते हुए देखे। कई पुरानी धारणाएं जाती रहीं, कई नई परसेप्शंस बनी। जयप्रकाश नारायण जो आज़ादी से पहले के नेता थे, एक नए अवतार में प्रजातंत्र के रक्षक बनकर के सामने आए, और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मुझे आज तक जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ को लेकर के जो गलतफहमी थी वो दूर होती रही। जब नानाजी देशमुख ने अपना हाथ आगे करके उन पर बरसने वाली लाठी से उनको बचाया, ये कहते हुए कि इस समय देश को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वक्ता के रूप में, एक मास लीडर के रूप में क्षितिज पर पहली बार जिस बुलंदी से चमके, ऐसे पहले ना था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अरुण जेटली जी रातों रात नेशनल यूथ आइकॉन बन गए। चंद्रशेखर, जिन्हें पहले यंग टर्क कहा जाता था कांग्रेस पार्टी में, उनका कद रातों रात इतना ऊंचा गया कि वो बाद में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। किसी न किसी तरह से हरेक के जीवन में परिवर्तन आया। हम सब लोग भी तब, मैं तो नया नया कॉलेज में गया था, और जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके सामने वो संघ की एक शाखा लगती थी जिसे युवा शाखा कहा करते थे। और मैं तो नहीं जाता था शाखा में, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे हमारी क्लास लग जाती थी। लेकिन जो हमारे आगे पीछे से आए हमारे सीनियर्स थे, वो मेरे ही कमरे में अपने कपड़े बदलते और जाते। और एक दिन जब उनका आना अचानक बंद हो गया तो हमने समझा कि कोई कॉलेज का टूर वूर आया होगा। लेकिन 2-1 दिन के बाद एक सीनियर अधिकारी आए संघ कार्यालय से, ये कहने के साहब उनका मत पूछिएगा किसी को, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में शाखा पर छापा पड़ा और सबके सब जेल खाने चले गए। और आज जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों पर किसी तरह से दबाव है, वो शायद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कोई जमाना नहीं देखा। इस तरह का आयोजन होता तो एकदम यहां छापा पड़ता और आपको उठा करके ले जाते, ना घर वालों को पता रहता ना दफ्तर वालों को। इसलिए कि पिछले 2-3 दिन में, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बार दोहराई भी जा रही हैं। और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले कुछ एक दिन से बार बार सुनते रह रहे हैं, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। द जेनेसिस ऑफ इमरजेंसी, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या थी। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी वॉज अ क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द लेगेसी ऑफ कांग्रेस पार्टी right from the date of his birth, which was 28 December 1885, जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की। वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड
British officers and the new elite of Indians emerging after Macaulay's English education. यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था, और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी।